गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक की बात करना चाहता हूं और आप इस 2.0 लॉकडाउन में कैसे हैं, आशा कर रहा हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज प्यारे विद्यार्थियों, आज का मोटिवेशन कोड ये है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, क्या नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई भी लक्ष्य क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन जीतता कौन है? जीतता वही है जो डरा नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मन में ठान ली कि अपन को इतने नंबर मार्क्स लाने हैं, ये एग्जाम अपन को पास करनी है, तो पास होती है। चाहे स्टडी आप ये नहीं सोचे कि सब हमें ऑफलाइन के माध्यम से ही पढ़ना है, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कई जगह ऑनलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन स्टडी का क्रेज चल रहा है और ऑनलाइन स्टडी आपको करनी है। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस पे जरूर आपका मनोबल होगा, इंटरेस्ट जगेगा और ऑनलाइन क्लासेज में वही बातें बताई जा रही हैं जो ऑफलाइन क्लासेज में बताई जा रही हैं। लेकिन यह है कि आपको अपना लक्ष्य तय रखना है कि हमें ये करना है, और लक्ष्य करने के साथ अपने मन को, दृढ़ विश्वास को बनाए रखना है, और उस विश्वास को बनाए रखने के बाद ही वो क्या करना है, डरना नहीं है, आपको जीत हासिल होगी आपकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का मोटिवेशन कोड यही है कि कोई भी लक्ष्य आपका बड़ा नहीं है, जीता वही है जो डरा नहीं है। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। बिना गुरु के उसने गुरु की अपनी श्रद्धा से, अपने मन से मूर्ति बनाई और वो अर्जुन से भी अधिक धनुधारी बना था। तो आप भी ये ध्यान रखो कि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप वीडियो बार बार देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऑफलाइन की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऑफलाइन अगले नेक्स्ट मंथ में सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जब भी खोलेगी, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी आपको सारा मैटर उपलब्ध होगा। लेकिन अपन को ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना है प्यारे विद्यार्थियों, समय कम है। जैसे स्थिति सामान्य हो गई तो एग्ज़ाम फिर आपकी मार्च अप्रैल में ही होने वाली है, क्योंकि जुलाई चालू हो गई, आपके पास 9 महीने बचे हैं, 12 महीने का टाइम नहीं देगी सरकार। आगे वाली समय इस बार एग्जाम लेट हो गई तो आगे जरूरी नहीं है कि एग्जाम लेट हो, वो एग्जाम समय पर होगी। अपन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, वो था लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं, वो टॉपिक अपना चल रहा था प्यारे विद्यार्थियों। इस लोकतंत्र के समक्ष मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। चुनौतियों में नंबर 1 पे मैंने कहा कि जातिवाद इसका क्या है, एक चुनौती है। इसके बाद जातिवाद के बाद मैंने कहा, आपको समझाया सांप्रदायिकता, यह भी एक चुनौती है। इसके बाद मैंने आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपकी चुनौती है क्षेत्रवाद, यह भी एक चुनौती है। आज मैं बात करना चाहता हूं, वो चुनौती आपके समक्ष है कौन सी, भाषावाद की। ये भाषावाद टॉपिक, लैंग्वेज टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके आया हूं प्यारे विद्यार्थियों। बड़ा ही छोटा सा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए 20 मिनट आप हमारे साथ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करना चाहता हूं भाषावाद। जैसे क्षेत्रवाद था, भाषावाद क्या है? भाषावाद भी अपने क्षेत्र विशेष की जो रीजनल भाषा है, जो हमारी आमचोल में जो बोली जाती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भाषावाद कहते हैं। भारतीय संविधान की आप बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सी भाषा मान्यता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो हिंदी है। हालांकि भाषा आयोग बना हुआ भी है, उस भाषा आयोग की बात करूं तो अनुच्छेद आर्टिकल की बात करूंगा तो 343 में भाषा आयोग का उल्लेख है। 343 जो आर्टिकल है उसमें भाषा आयोग का क्या किया गया है, प्रावधान। और एक अनुच्छेद बनता है कि 351 में कहा गया है कि आपको किस भाषा को मान्यता दी गई है, आपकी राजभाषा क्या है भाई, हिंदी है। लिपि की आप बात करेंगे तो लिपि भी दे रखी है देवनागरी, ये लिपि है।
पहले चली आती थी, आपने सुना होगा सम्राट अशोक के समय खरोष्ठी लिपि हुई, उससे पहले आपने सुना होगा पाली लिपि होगी। तो इस प्रकार भाषा आयोग बना हुआ है। हालांकि भाषा आयोग का गठन की मैं बात करूं तो भाषा आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसका गठन किया जाता है? इस भाषा आयोग का गठन किया जाता है। पहली बात करें कि भाषा आयोग बना हुआ है। आपको पहले भी एक बात बताई है कि भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य की मांग भी उठी है, बने भी हैं। यह भी ध्यान रखना है कि भारत संघ में राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी के अधिकार प्रयोग क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति का भी सुझाव दिया गया है। एक अनुसूची आपने देखी होगी, मैंने कहा था अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियों के माध्यम से भी आपको पता होगा। उन अनुसूचियों में संख्या 8, नंबर संख्या 8 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 भाषाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और इनमें से आगे कार्य दिया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख कर रखा है प्यारे विद्यार्थियों। तो इन 22 भाषाओं को मान्यता है और बाकी क्षेत्रीय और रीजनल भाषाएं उनकी संख्या अनेकों अनेक हैं, ये भी ध्यान रखना है। इन भाषाओं के माध्यम से बात करूं कि 1955 में पहली बार एक राजभाषा आयोग बना था। सबसे पहले बात करूं तो 1955 में जो राजभाषा आयोग बना था, राजभाषा आयोग, वो राजभाषा आयोग बीजी खर्रे की अध्यक्षता में बना था। बीजी खर्रे की क्या बना था? अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। 1967 में इसमें संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 1967 में इसमें त्रिभाषा फार्मूला संशोधन किया गया। कौन सी भाषा? त्रिभाषा संशोधन किया गया। त्रिभाषा फार्मूला एक संशोधन हुआ 1967 में इस बीजी खर्रे में। 1967 में क्या किया गया? संशोधन। इसमें क्या किया गया प्यारे विद्यार्थियों? संशोधन। और संशोधन के तहत मैं बात करूं तो इस संशोधन में त्रिभाषा, कितनी भाषा? त्रिभाषा फार्मूला क्या किया गया? लागू किया गया, जिसमें एक हिंदी और हिंदी की सहायक भाषा अंग्रेजी और अन्य जो रीजनल भाषा होगी वो सहायक भाषाओं के रूप में क्या की जाएगी? शामिल हो जाएगी। और इसी दृष्टि से व्यावहारिक रूप से इसको अपनाया भी गया, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला में क्या किया गया? एक तो आपकी भाषा कौन सी थी? हिंदी। हिंदी की जो सहायक भाषा होगी वो कौन सी होगी? आपकी अंग्रेजी होगी प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश होगी। और एक प्रादेशिक भाषा होती है, वो प्रादेशिक भाषा कौन सी भी हो सकती है? क्षेत्रीय हो सकती है, मारवाड़ी, जो भी भाषा है वो क्षेत्रीय है। तो रीजनल भाषा का भी क्या दिया गया? यहाँ पर प्रावधान किया गया। इस तरह से ये भाषा का संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक भाषा आयोग गठन किया गया। भाषा आयोग पर भाषा के नाम पर बहुत सारे राज्य क्षेत्र बटे भी हुए हैं। पंजाब ले लो, महाराष्ट्र ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, यहाँ तक कि राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिलता है। और भाषा के आधार पर आपने सबसे पहले सुना भी होगा कि 1953 में भाषा के नाम पर एक क्या किया था? गठन किया था। किसका? आंध्र प्रदेश का। एक व्यक्ति ने 56 दिन का क्या किया था? अनशन किया था। अनशन पर बैठे थे, रामल्लू नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने 1953 में पहली बार भाषा आयोग का गठन करने के लिए रखा और भाषा के नाम पर आंध्र प्रदेश एक राज्य बना। मूल रूप से 14 राज्य थे, 15 राज्य नहीं, पहला भाषा के नाम पर बनने वाला ये राज्य था। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। भाषा आयोग क्षेत्रीय भाषाओं में दर्जा नहीं है, लेकिन राजभाषा में कोई चुनौती महसूस होती है तो समाज में विभिन्न लक्षण है, शारीरिक भिन्नताएं होती हैं। वैसे इन भाषाओं में भी क्या है? भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस भाषावाद की समस्या के समाधान के प्रयास बहुत जरूरी हैं और संविधान में किए भी गए हैं। हालांकि संविधान में 343 से लेकर 351 तक भाषाओं से संबंधित ही क्या दिया गया है? उल्लेख दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। इन भाषाओं से संबंधित ही तो उल्लेख किया, क्योंकि लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में एक पॉइंट बनता है, वो भाषावाद है, लैंग्वेजिज्म बनता है। क्योंकि इस भाषा आयोग का गठन कौन करता है? मैंने कहा राष्ट्रपति करता है।
बहुत सारे आयोग हैं जिनका गठन भी करता है। फिर इसमें 351 में हिंदी भाषा को हमेशा प्राथमिकता दी गई, हिंदी हमारी राजभाषा होगी। ठीक है, फिर आगे बात करूं कि एक गठन भी हुआ तो भाषा के नाम पर राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और 1955 में जो भाषा आयोग का गठन किया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खर्रे ने। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्यारे विद्यार्थियों। बीजी खर्रे की अध्यक्षता में 1955 में पहला भाषा आयोग गठन किया गया। 1967 में इस भाषा आयोग में संशोधन किया गया कि हिंदी के साथ साथ इसमें त्रिभाषा फार्मूला संशोधन रखा गया, जिसमें हिंदी की सहायक भाषा अंग्रेजी होगी और एक प्रादेशिक भाषाओं को भी क्या दी गई? मान्यता दी गई। तो इस तरह भाषा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया और इसका समय पर पालन भी किया गया। अब मैं बात करूं सर्वत्र जो कानून हो बहुभाषी क्षेत्र हैं और शांति से संवैधानिक मांग के लिए राजस्थानी भाषा का मांग भी की जाती है। अलग अलग भाषाओं ने हमेशा मांग भी की है। अब भाषा से संबंधित जो समाधान की बात करूं कि भाषावाद की समस्या के समाधान के क्या उपाय हैं। भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय क्या हैं, यानी कि किन उपायों के आधार पर यह समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहली क्या समस्या आपको नजर आती है? वो समस्या नजर आती है कि भाषा के आधार पर उग्र राष्ट्रीय आंदोलन एकता अखंडता के लिए जो चुनौती बनी हुई है, शांति कायम नहीं हो पा रही है, उनमें नंबर 1 की बात करूं तो कैसे इनका उपाय किया जाए। तो सबसे पहले उपाय किस तरह से किया जा सकता है? परस्पर समझाइश से प्रेरित करना और बहुसंख्य हिंदी भाषा भाषियों का दायित्व बनता है कि हिंदी भाषाई राज्यों को समझाइश कर प्रेरित करें और हिंदी भाषा को प्रादेशिक रूप में मान्यताओं को चुनौती नहीं बल्कि सहायक के रूप में माना जाए। तो कहने का मतलब है कि अन्य भाषाओं को, अन्य या फिर मैं कहूँ प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी की सहायक भाषा माने। कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा के विरोध में प्रादेशिक भाषाओं को नहीं माना जाए। प्रादेशिक भाषाओं का मानना किस तरह से हो? हिंदी भाषा की सहायक भाषा के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। यानी हिंदी के विरोध में नहीं, हिंदी के साथ साथ इन भाषाओं को भी क्या देना चाहिए? महत्व दिया जाना चाहिए। एक है हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, सभी को विश्वास में लेकर। और हिंदी भाषा का क्या किया जाना चाहिए? प्रचार प्रसार। हिंदी भाषा का क्या होना चाहिए? प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। प्रचार प्रसार होना, लेकिन किस रूप में? किस रूप में प्यारे विद्यार्थियों? सभी के लिए हिंदी भाषा तो है ही है, सहायक भाषा भी है, लेकिन हिंदी भाषा को एक मान्यता के रूप में मानते हुए इस भाषा को क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए कि हमारे पूरे नागरिकों की या राष्ट्रीय नागरिकों की भाषाओं का क्या है? यहाँ पर प्रावधान है। और भाषा का आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का क्या किया जाना चाहिए? विस्तार किया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर सांस्कृतिक व शैक्षिक गतिविधियों का गठन हो या पालन हो, गतिविधियों का पालन हो। कहने का मतलब है कि भाषाई आधार पर सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या शैक्षिक गतिविधियां हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। कहीं पर भी उनका विरोध में ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठे, बल्कि शैक्षिक गतिविधियों में उनका क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना है। एक है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को आवश्यकता को व्यवहारिक माना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हिंदी को क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए।
यानी पर्यटन क्षेत्र में दृष्टिकोण बढ़ावा देना चाहिए तो हिंदी को अधिक से अधिक क्या लेना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए। इस पर्यटन में व्यावहारिक रूप से हिंदी का प्रयोग जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, जब थोड़ा थोड़ा प्रयोग होता जाएगा तो हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता जाएगा और लोग अन्य भाषाओं को क्या मानेंगे, कम मानना शुरू करेंगे, हिंदी की वर्चस्व बढ़ेगा। तो सभी में भाषाई एकता की क्या हो जाएगी, विद्वानता हो जाएगी। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, और पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 5। आप एक एक पॉइंट लिखते जा सकते हैं। त्रिभाषा जो फार्मूला व्यवस्थित रूप से केंद्र राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू होना चाहिए। मैंने कहा जो भाषा आयोग बीजी खरे बनाता वो त्रिभाषा फार्मूला दिया था, त्रिभाषा फार्मूला केंद्र व राज्य स्तर पर सुचारू रूप से लागू हो। कहने का मतलब है कि ये जो फार्मूला है त्रिभाषा का, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर क्या होना चाहिए, लागू रहना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि ये भाषा फार्मूला जो बताया गया है उसको लागू रखना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब है कि त्रिभाषा जो फार्मूला है उसको बनाए रखना है। यहाँ पर ऐसी प्रावधान रख रखा है जिसमें कि आप हिंदी को ज़्यादा वर्चस्व रखें और भाषा की जो बात है उस पर जो लड़ाई झगड़ा होता है वो नहीं हो। एक प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो सकते हैं, उसी दिशा में उनका भी विस्तार किया जाए। तो प्रादेशिक भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी का प्रसार करना चाहिए। जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें टूटी फूटी रूप में हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं प्रयोग होना चाहिए। तो जब हिंदी का प्रयोग होगा तो हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं का भी विस्तार होगा। दोनों भाषाएं मिलजुल कर चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक दिन क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भाषावाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम प्रभावी हो जाएगा। एक है राजनीतिक संकटाएं समाप्त कर राष्ट्रीय हितों में भाषावाद की समस्या को ढूंढना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को क्या देना चाहिए, अधिक महत्व देना चाहिए। कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय हित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक महत्व देना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे लोग क्या करें, इस भाषावाद को छोड़कर राष्ट्रीय हितों की तरफ क्या करें, अपना ध्यान क्या करें, आकर्षित करें। प्यारे विद्यार्थियों, एक पॉइंट ये बनता है आंग्ल भाषा का प्रशासनिक प्रयोजन और अनुवाद की सीमाओं तक ही उपयोग रखा चाहिए। यानी आंग्ल भाषा है, जो अन्य भाषाएं हैं उनका प्रयोग सीमित हो। तो आंग्ल भाषाओं का प्रयोग क्या होना चाहिए, सीमित। आंग्ल भाषा का प्रयोग सीमित हो, यानी आंग्ल भाषाओं का प्रयोग है वो क्या होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, सीमित ही होना चाहिए। इतने पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट का और ध्यान रखना है जिसमें भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है, ये परस्पर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। ये भाव देशवासियों के मन में जगाना चाहिए। यानी आप भाषा के माध्यम से, भाषा संप्रेषण देश को क्या करती है, जोड़ती है। ये मन में विश्वास होना चाहिए कि भाषाएं आपस में क्या करती हैं, आपस में सभी को एक जोड़ने का कार्य करती हैं, तोड़ने का कार्य नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र में अपन ने चुनौती पॉइंट लिया, उसमें बहुत सारे पॉइंटों की मैंने चर्चा की, जिसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। आज अपना टॉपिक था जो भाषावाद था। प्यारे विद्यार्थियों, भाषावाद की मैंने बात की कि एक अपनी क्षेत्रीय भाषा को, रीजनल भाषा को लोग अपने महत्व देते हैं, उसकी संविधान में बार बार मांग करते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा की हम मांग करते हैं कि 22 भाषाओं में क्या होनी है, शामिल होनी चाहिए। जिस बात का उल्लेख अनुसूची 8 में कर रखा है, उन 22 भाषाओं में हिंदी को मान्यता नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। या फिर अन्य लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग अपनी भाषाओं को मनाने के लिए प्रयास करते हैं।
तो ऐसी बात है वो भाषावाद है, उसके आधार पर कई जगह लड़ाई झगड़ा भी होता है। भाषा के आधार पर राज्य की गठन की बात करूं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 1953 का गठन भी हुआ। 1955 में बीजी खर्रे की अध्यक्षता में एक भाषा आयोग बना। 1967 में उसमें संशोधन किया जिसमें त्रिभाषा फार्मूला दिया गया। इसकी भाषावाद की समस्या से निपटने के लिए अपन ने क्या किया, कुछ समाधान और उपाय देखे। उन उपायों में देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन सी बातें दी गई हैं। तो उन बातों में देखो सबसे समस्या के समाधान के लिए क्या किए गए, मैंने कहा कि उपाय बताए गए हैं। उपाय नंबर 1 है कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी भाषा में क्या माने, सहायक माने। यानी ये प्रादेशिक भाषाएं हैं वो हिंदी की सहायक भाषा हैं, अलग से कोई डिटेल नहीं है कि आप इनके विरोधी हैं। हिंदी खुद इनकी सहायक भाषा है, हिंदी की ये सहायक भाषाएं आपस में मिली जुली हैं। दूसरे, हिंदी भाषा का हमेशा क्या करना चाहिए, अपन लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि संविधान में जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी को दिया गया है। और बोलने वाले जो लोगों की संख्या वो हिंदी है, कुछ मात्रा में है अन्य भाषाओं की जो आपस में विवाद होता है। तो ये भाषावाद हिंदी को महत्व दे दोगे तो अन्य भाषाओं के भाषावाद की समस्या से समाधान हो जाएगा। एक है भाषाई आधार पर सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। तो सब लोग आपस में इन भाषाओं का आदान प्रदान क्या करें, समझ सकेंगे और इसका आपस में क्या नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट है पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हिंदी को व्यावहारिक रूप से ज़्यादा क्या करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को व्यावहारिक मानना चाहिए। एक है त्रिभाषा फार्मूला, केंद्र और राज्य यानी दोनों स्तरों पर त्रिभाषा का फार्मूला है, वो केंद्र सरकार भी लागू करे और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लागू करे, उसका पालन भी करवाए, जिससे आपस में भाषावाद की समस्या का समाधान हो जाएगा, भाषावाद कम हो जाएगा। एक है प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी का प्रसार करना चाहिए, तो आपस में ये भाषाएं आपस में मिलजुल कर प्रचार प्रसार करेंगी तो सहायक होंगी, विवाद नहीं होगा। एक है राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देना चाहिए, भाषावाद जैसे छोटे छोटे मुद्दों पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय हित किसमें है, इस बात पर हमें क्या देना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए। एक है आंग्ल भाषा का प्रयोग है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए, यानी विदेशी फॉरेन भाषाएं हैं उनका। एक है भाषा संप्रेषण, देश के हित को जोड़ती है, देश को आपस में जोड़ती है, भाषा से आपस में आदान प्रदान के विचारों से लोग आपस में जुड़ते हैं बल्कि टूटते नहीं हैं। ये बात सभी लोगों के मन में क्या होनी चाहिए, बैठनी चाहिए कि भाषा संप्रेषण क्या है, एक माध्यम है जिससे आपस में लोग क्या हैं, जुड़ते हैं। क्योंकि भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है, बहुत सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो विविधता में हैं, लेकिन उनकी एकता इसमें इतनी निहित है कि वो आपस में व्यावहारिक रूप से समझें। इस हम ही चाहते हैं कि हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो आज का अपना जो लेक्चर्स था उस लेक्चर्स में अपन ने जो बात की वो यही बात की प्यारे विद्यार्थियों, और अपन ने जो इन बातों का जो प्रसार किया है वो इन बातों का प्रचार इसीलिए किया है कि भाषावाद की समस्या के समाधान का उपयोग हो सके। तो इतने सारे पॉइंट देखे हमने, जिसमें अन्य प्रादेशिक भाषाओं का क्या होना चाहिए, सहायक रूप में होना चाहिए, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो, भाषाई पर सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां हों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को व्यावहारिक मानना चाहिए, त्रिभाषा फार्मूला केंद्र राज्य सरकार पर लागू हो, और एक राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देना चाहिए, आंग्ल भाषा का प्रयोग सीमित होना चाहिए, और भाषा संप्रेषण को देश को जोड़ती है। ये सारी चीज़ें हमारे मन में होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। इन बातों का जिक्र किया गया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ में मैंने कहा कि आपका समय का सदुपयोग करते हुए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद अपनी नोट्स बना सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और इनको बार बार रिवीजन दे सकते हैं। किसी को एक बार समझ में नहीं आया था 2 बार दे सकता है, 3 बार इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इस तरह से आप जुड़े रहें, और इस बात ये ध्यान रखें कि जैसे वीडियो देखते हैं उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलें। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये मिल सकें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और हमें भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को प्यारे विद्यार्थी देखते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।